हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेब संकुल। मैं कमलेश तोतलानी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों ने थीम्स, जीपीएससी मेंस की थीम्स, जो मैंने हिस्ट्री का वीडियो बनाया था, भाई बहुत प्यार दिया आपने। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि सर दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लेके आओ, मुझे मजबूर कर दिया। तो फिर मैंने ज्योग्राफी का भी डाला। जिन्होंने नहीं देखा है ज्योग्राफी का, जल्दी जल्दी से देखो, क्योंकि मेंस में मार्क्स लाने हैं ना। अरे इस साल नहीं है तो क्या हुआ, अगले साल तो है मेंस, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने 2 वीडियो हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। अब ये हमारा तीसरा वीडियो है इसी जीपीएससी मेंस में जो थीम का सीरीज चला है, इसमें ये तीसरा वीडियो है। क्योंकि तीसरा है, हम बात करेंगे सब्जेक्ट, जो पेपर है हमारा जीएस 3 में हमारी 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक है एनवायरमेंट एंड दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज हम इनके ही रिलेटेड जितनी भी थीम्स हैं एग्जाम में, वो पूरी की पूरी होलिस्टिकली थीम्स को अपने कवर करेंगे। तो जैसा कि हमारा पैटर्न रहता है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो, मैं आपको सबसे पहले थीम्स बताऊंगा एंड देन थोड़ा सा पेपर का पैटर्न हम चर्चा करेंगे और उसके बाद अपने प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे और देखते हैं कि मेंस में कितना नसीब निकलता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वन अनाउंसमेंट, आप लोगों के सपनों को उड़ान देने के लिए, आप लोगों के सपनों को उड़ान देने के लिए जीपीएससी इंग्लिश मीडियम की बैच हमने स्टार्ट कर दी है। दिस इज एन फाउंडेशन बैच। यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे, स्क्रैच से पढ़ाएंगे। मतलब आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, हम आपको एक स्क्रैच लेवल से, एक बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। एडवांस लेवल तक ले जाने की जवाबदारी हमारी है। मैं हूं और मेरे साथ कितने सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के। तो आइए जल्दी से हमारी ऑफलाइन बैच में एनरोल करिए। ऑफलाइन बैच है सरगासन गांधीनगर में। और अगर दूर रहता है, गांधीनगर से बाहर रहता है, अहमदाबाद के बाहर रहता है, तो आप यहाँ पे लाइव भी देख सकते हो। डाउनलोड करिए वेब संकुल लाइव एप्लीकेशन और इस नंबर पे कांटेक्ट करिए ताकि आप जल्दी जल्दी से एडमिशन ले लें और हम आपको पढ़ाना शुरू कर दें। योर सक्सेस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। हम देखने वाले हैं थीम्स। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, थीम्स दैट मीन्स के वो टॉपिक्स जो एग्जामिनर अंकल के बहुत फेवरेट होते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसकी थीम्स की चर्चा करेंगे? एनवायरमेंट एंड डीएम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिजास्टर मैनेजमेंट की थीम्स। अब देखो, ये हम जीपीएससी में देखें या फिर इवन यूपीएससी में भी देखें, सबसे छोटा सिलेबस, एकदम छोटा सिलेबस किसका है? डिजास्टर मैनेजमेंट का है। तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना। अब आप देखिएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो सबसे पहली जो थीम आती है ना, ध्यान से सुनना। पहली जो थीम आती है दैट इज वल्नरेबिलिटी, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये यूपीएससी ने पुराने टाइम में पूछे हुए। दैट मीन्स कि जीपीएससी डेफिनेटली रेफरेंस लेगी। वल्नरेबिलिटी एंड उसका रिस्क असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी एंड उसके साथ जुड़ जाता है उसका रिस्क असेसमेंट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? व्हाट डू यू थिंक, ये शब्द हमेशा याद रख ले जिनको भी मेंस में पारंगत होना है। अगर पेपर में लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक, या ये शब्द दिख रहा है डू यू थिंक, इसका मतलब मुझे सिंपल बताओ, चाहे यूपीएससी हो चाहे जीपीएससी हो, क्या आपकी सोच के बारे में पूछ रहा है? क्या एग्जैक्टली आपकी सोच के बारे में पूछ रहा है? मैं कहूंगा सिंपल नो। भले ही शब्द लिखा है व्हाट डू यू थिंक, वो आपकी सलाह लेना नहीं चाहते। वो किन की सलाह लेना चाहते हैं? अगर आप मुझसे पूछो डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन फॉर अर्थक्वेक, क्या करना चाहिए अर्थक्वेक से बचने के लिए, भले ही लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक, बट एक्चुअली में वो क्या पूछ रहा है कि जो रेप्यूटेड संस्था है, जिसको एक्चुअली में डिजास्टर मैनेजमेंट का काम दिया गया है, वो क्या क्या प्लान बना के बैठे हैं
उन्होंने क्या क्या सोचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करनी है, ना कि મને શું લાગે છે, મને ગમે તે લાગતું હોય। જે संस्था છે જેને જવાબદારી આપેલી છે, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने क्या प्रावधान किए हैं उससे बचने के लिए, वो लिखने होते हैं। दैट मीन्स अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, इसमें एक संस्था बनाई गई है, सरकारी संस्था है, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और हर एक डिजास्टर से लड़ने के लिए, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे अर्थक्वेक हो, जो भी हो, एनडीएमए ने बनाई हुई है, गाइडलाइंस बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है साहब? गाइडलाइंस बनाई है। तो व्हाट डू यू थिंक पूछे, या क्या करना चाहिए, एक्चुअली में वो आपको नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि क्या आपको एनडीएमए उसकी गाइडलाइंस पता है, क्या अर्थक्वेक के रिलेटेड पता है, क्या वल्नरेबिलिटी कैसे चेक करनी है, फिर रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, डू यू नो एनडीएमए क्या कहता है? ये बोलना चाहता है एग्जामिनर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है। सो वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट पूछेगा किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू एनडीएमए। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 2, द मोस्ट फेमस शेंडाई फ्रेमवर्क। ये तो साहब भूल ही नहीं सकते, डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे खतरनाक फ्रेमवर्क, शेंडाई फ्रेमवर्क। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था 2015 से 2030 तक इसके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या करना चाहिए पूरे देश में, इवन पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको क्या क्या करना चाहिए डिजास्टर से लड़ने के लिए। सो शेंडाई फ्रेमवर्क इज द सेकंड थीम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। हो गया वल्नरेबिलिटी, रिस्क असेसमेंट, एनडीएमए की गाइडलाइंस, एंड देन शेंडाई फ्रेमवर्क। चलते आगे, तीसरी जो थीम है, अब डायरेक्ट यहां पे पूछ लेगा टाइप्स ऑफ डिजास्टर। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर में अलग अलग प्रकार के डिजास्टर आते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं सबसे पहला द मोस्ट फेमस अर्थक्वेक। अब देखो अर्थक्वेक से पूछने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इस बार अगर आप देखें बहुत सारे भूकंप अलग अलग कंट्रीज में आए हैं। जैसे कि आप रशिया में देख लो, कामचटका पेनिनसुला, 8.8 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, सब दुनिया हिला दी। फिर आप देखो टर्की में भूकंप आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का, म्यांमार में भूकंप आया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें अर्थक्वेक ये हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक है, तो पहला डिजास्टर क्या है? अर्थक्वेक। दूसरा जो न्यूज में चल रहा है फ्लड, है ना, आए दिन बाढ़ आती रहती है। ठीक है, बारिश ज्यादा हो जाए, कहीं पे चौकअप हो जाए, बाढ़ आना शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें यही फ्लड को दूसरी थीम की, ज्योग्राफी की थीम के साथ जोड़ सकता है, ला नीना के साथ जोड़ सकता है। किसके साथ जोड़ सकता है? ला नीना। आई होप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ला नीना के साथ जोड़ सकता है। इसके साथ अभी जो उत्तराखंड में हुआ, आप सभी को पता होगा, क्लाउड बर्स्ट। मतलब ये सब ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछने की संभावना इसकी ज्यादा हो जाती है। मतलब अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फ्लड से जोड़ के दूसरी थीम पकड़ेगा ला नीना, तीसरी थीम पकड़ लेगा क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो ये दो करंट अफेयर में वैसे भी चल रहे हैं। चलो उसके बाद टाइप्स ऑफ डिजास्टर में हमने देखा है लैंडस्लाइड, जो हमने कुछ टाइम पहले केरला में भी देखा, फिर हिमाचल प्रदेश में भी देखा। ये तीनों ही टॉपिक न्यूज में चल रहे हैं, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन तीनों से। और इसके बाद सुनामी, हालांकि ये आउटडेटेड टॉपिक है, अभी सुनामी देखो इंडिया में तो आता नहीं है ना। आप देखिए जापान में आ जाता है तो जापान वाले ज्यादा पढ़ते हैं, हमको ज्यादा सुनामी के बारे में उतना इंटरेस्ट है नहीं, हमको तो इन तीन में ज्यादा इंटरेस्ट है। और इन तीन हो या कोई भी डिजास्टर हो, मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, और हर एक के पीछे हर एक डिजास्टर के पीछे मुझे ये तो लगाना ही लगाना है अकॉर्डिंग टू एनडीएमए गाइडलाइंस। जब तक ये शब्द मेंस में नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको वो नहीं पूछ रहे कि आप क्या सोचते हो क्या करना चाहिए, एनडीएमए क्या सोचता है, एनडीएमए क्या चाहता है, वही पूछ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, सो प्रिपेयर वेरी वेल एनडीएमए गाइडलाइंस। क्लियर है? चलो, तो ये सारी की सारी थीम, तीन थीम्स है डिजास्टर मैनेजमेंट की, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, शेंडाई फ्रेमवर्क, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। क्लियर है? डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी थीम समाप्त हुई। इजी, छोटा सिलेबस है साहब, कितना पढ़ोगे इसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का तो हमने देख लिया,
अच्छा, इसमें प्रेडिक्शन अभी से ही कर लेता हूं भाई, ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए। प्रेडिक्शन इसमें क्या है, देखो, अगर आप मुझे पूछोगे साहब प्रेडिक्शन कर दो क्या आएगा, तो मैं सिंपल पूछ सकता हूं कि ये जो शेंडाई फ्रेमवर्क है, क्योंकि यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पुराने टाइम में पूछ चुकी है, हो सकता है पेपर को टफ बनाना हो तो ये फ्रेमवर्क का नाम लिख दे कि शेंडाई फ्रेमवर्क के प्रावधान बताओ। बहुत पेपर टफ बन जाएगा अगर ये शेंडाई फ्रेमवर्क के प्रावधान पूछ लिए तो। बट शॉर्ट कीवर्ड्स मुझे याद होने चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी के की पॉइंटर्स और डायग्राम, ये सब कुछ तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने बनाया होगा। जिसने शेंडाई फ्रेमवर्क के प्रावधान प्रोविजंस नहीं बनाया है, जल्दी से की पॉइंटर्स कर लो, चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, जो करना हो करो, बट इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सो ये मेरा पहला प्रेडिक्शन। दूसरा, अगर अपने देखें इन तीनों में से कोई एक, अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, ज्यादातर संभावना है फ्लड की। लैंडस्लाइड में तो शायद नहीं मेरे को लगता है, लेकिन फ्लड और अर्थक्वेक, आइदर और में क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि उसको डिजास्टर मैनेजमेंट में से साहब एक ही क्वेश्चन पूछना है, मैक्स टू मैक्स दो तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पूछना है, तो यही से ही पूछा जा सकता है। एंड डोंट फॉरगेट दिस गाइडलाइंस। ठीक है, ये तो हमको पढ़ना ही है। चलो, तो डन, प्रेडिक्शन भी डन। पैटर्न में यही है, पैटर्न में और कुछ नहीं है। अर्थक्वेक, फ्लड के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं, अलग अलग थीम को जोड़ देता है ना, कि ला नीना से जोड़ दिया, अल नीनो से ड्रॉट को जोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की थीम्स, अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो देखो, अब इसमें ये नहीं पूछेगा इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, ये सब नहीं पूछेगा, वो सब प्रीलिम्स के टॉपिक है। मेंस में क्या आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज एज सच इट इज अ टॉपिक। अब देख ले, इसमें एक ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन बन जाता है, ओशियन एसिडिफिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, इसमें कार्बन फुटप्रिंट्स, हालांकि इसको पॉल्यूशन में चलो चर्चा करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट्स को साइड में रखते हैं, लेकिन इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस पूछ लेता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, और यहीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस में द मोस्ट फेवरेट रियो अर्थ समिट, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। रियो दी जनेरो 1992 सबको पता होगा, है ना, ब्राजील में हुआ था। तो अगर आप देखें रियो का जो आउटकम था, ये यहां से क्वेश्चन आता है सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, UNFCCC। इधर से देख लेना साहब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो कॉप हुई है, कॉप 29 अजरबैजान बाकू में जो कॉप हुई थी, वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कॉप 28 पे जीपीएससी पहले भी पूछ चुकी है, कॉप 28 पे जीपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। अब टाइम आया है कॉप 29 का, क्योंकि एक साल खत्म हो गया कॉप 29 को। पिछले साल एक्सपेक्टेड था 47 नंबर वाली में कि कॉप 29 पूछ लेगा, बट नहीं पूछा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अक्टूबर में एग्जाम हुई थी, तो कॉप 29 हुआ नहीं था, 28 ऑलरेडी पूछ लिया था, तो उनके पास स्कोप नहीं था कॉप 29 पूछने का। अब कॉप 29 पूछने का पूरा स्कोप बन चुका है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यह दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सिर्फ कॉप 29 नहीं, इसमें मुझे कॉप 21 भी पढ़ना है, जो 2015 में हुआ था, है ना। ये कॉप 29 तो कब हुआ, पिछले साल 2024 में नवंबर दिसंबर में होता रहता है ना। इस बार जैसे कि नवंबर दिसंबर में कॉप 30 होगा, तो वो अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो कॉप 21 दैट मीन्स कि मुझे अच्छे से पता है, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाऊंगा, पेरिस अग्रीमेंट में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाऊंगा। इसी में ही मैं इंडिया ने जो भी कस्में वादे खाए थे, इंडिया का INDC, स्वेच्छा से इंडिया ने जो टारगेट्स लिए थे 2030 तक पूरे करने के, ये जितने भी इंडिया ने टारगेट्स लिए थे उसकी अलग से लिस्ट बनानी है, यही मेरा डेटा हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलके, है ना,
इनिशिएटिव लिया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो मैं पेरिस एग्रीमेंट को भी नहीं छोड़ूंगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया UNFCCC पहला इसका। दूसरा हो गया UNCBD लेटेस्ट इसकी कॉप हुई है COP 16, है ना, COP 16 काली कोलंबिया में, उसके पहले हुई थी COP 15, है ना, तो कुनमिंग प्रोटोकॉल भी बोल देते थे। हालांकि COP 15 पुराना हो गया, लेकिन COP 16 दिस इज द लेटेस्ट। ठीक है, तो मैं अच्छे से पढ़ के जाऊंगा। कौन सा? COP 16, ये किसका? UNCBD का। UNCCD ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट द थीम, और ये आउटडेटेड संस्था है, इसकी मीटिंग भी रेगुलर नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, डेजर्टिफिकेशन को आप हटा सकते हो। ठीक है, तो CBD और FCCC इन दोनों में भी प्रेडिक्शन अपने बाद में करेंगे, पहले थीम देख रहे हैं। तो थीम सबसे पहले मैंने क्या देखी? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में पहला कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन में मेरे पास दो है, एक हो गई UNFCCC, दूसरी हो गई UNCBD। इसके अलावा अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स है ओजोन लेयर को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, तो ये प्रोटोकॉल्स मैं अच्छे से पढ़ के जाऊंगा। ठीक है, ये मेरी दूसरी थीम। प्रोटोकॉल में अगर आप देखें, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, फिर कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये तीन प्रोटोकॉल मैं ढंग से पढ़ के जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन हो जाता है, इवन ये तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स देख के जाऊंगा। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉल्यूशन। साहब इसको कैसे भूल सकते हैं? पॉल्यूशन में भी अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन है, बट जो थीम है दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, और जो थीम है दैट इज मेनली वाटर पॉल्यूशन। बस ये दो ही थीम है। ठीक है, इसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रेडिक्शन अपने बाद में करेंगे, बट पहले अपने थीम्स देख रहे हैं। तो थीम्स अब तक हमने क्या देखी? क्लाइमेट चेंज, उसकी थीम्स देख ली। फिर हमने क्या देखा? प्रोटोकॉल्स, ये 3 प्रोटोकॉल करके जाना है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 यहां पे पूछ लेता है साहब, एनवायरमेंटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 बार GPSC मेंस में पूछ चुकी है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, EIA जिसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और इसी के साथ तड़का लग जाएगा, किसका तड़का लग जाएगा? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं SIA। इधर EIA पूछेगा, इधर SIA पूछेगा। मतलब कोई भी एक सरकार ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस नदी पे डैम बनाना है, तो उसका एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट का असेसमेंट करके दिखाओ अकॉर्डिंग टू NDMA गाइडलाइंस। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इंसानों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका असेसमेंट करके बता दो। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक सेपरेटली पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनवायरमेंट का, ये हो गया सोशल का। इसके अलावा सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, और ये थीम भी है, इसके ऊपर तो मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। वीडियो का थंबनेल भी आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ लोगों ने देख भी दिया होगा, है ना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इग्नोर्ड बट व्हाट, ये थंबनेल है उसका। चैनल में देखना, वीडियोज में आपको दिख जाएगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम ही है, और इसके ऊपर तो आंसर राइटिंग की अलग ही पेडागोगी चलती है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हो गई मेरी 6 थीम। 6 थीम हो गई, किसमें? एनवायरमेंट में हो गई। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कौन सी थीम है। क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन। प्रेडिक्शन करते, थीम देख लेते हैं। रियो में UNFCCC, CBD, CCD करने की कोई जरूरत नहीं है। देन प्रोटोकॉल्स, पॉल्यूशन में भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ज्यादा नहीं करना है। EIA, SIA एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें 17 के 17 गोल मुझे याद होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 169 टारगेट्स आप याद रख लो, 17 के 17 गोल याद रखना है। अगर याद रखना है तो मेरा वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इग्नोर्ड बट व्हाट, क्वेश्चन मार्क, ये उसका थंबनेल है, फोटो नहीं रखी है उसमें मैंने अपनी। ठीक है, तो आप देखिएगा उसको, आप देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कायदे से दिमाग में छपा दूंगा। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा वो, तब आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रेडिक्शन की बात करते हैं।
तो देखिएगा, सबसे पहला प्रेडिक्शन, ये देखो ग्लोबल वार्मिंग बच्चे बच्चे को पता है, ओशन एसिडिफिकेशन काफी कॉर्नर टॉपिक है, एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन सरप्राइज फैक्टर बन सकता है, सरप्राइज फैक्टर ये बन सकता है, बट ठीक है प्रेडिक्शन की बात है तो प्रेडिक्शन तो मैं तो सिंपल पहला ही लिखूंगा इधर COP29। ये साहब मेरे को मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि COP29 जो पूछना ही पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सो पहला प्रेडिक्शन क्या है, COP29। और अगर पुराना पूछना होगा तो पेरिस एग्रीमेंट पूछ सकता है, तो ये दो हो गए है ना। उसके बाद उसके बाद प्रोटोकॉल्स में ये सब प्रोटोकॉल है, ठीक है, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछेगा, बट एयर पोल्यूशन पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आइदर और में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर अलग से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, आपको इसको आंसर राइटिंग में यूज करना है। कैसे करना है वो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक लग रहा है, ज्यादातर मुझे लग रहा है EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि स्पेसिफिकली सिलेबस में दिया हुआ है और पूछ भी लिया है उसने, ठीक है। सो अगर आप देखें 3 ही प्रेडिक्शन किए मैंने, COP29, ओशन एसिडिफिकेशन या फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसके बाद अगर आप देखें एयर पॉल्यूशन एंड EIA, डन। चलिए अब इसमें ट्रेंड तो मुझे पता ही है, जितना भी मैंने थीम लिखा है एक्चुअली में ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, बट प्रेडिक्शन करते हैं तो मैंने जो पर्पल में किया है दैट इज द प्रेडिक्शन, ठीक है। पढ़ना तो सब कुछ है, ऐसा नहीं कि सर ने जो मार्क किया है वही पढ़ना है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि शायद एक आध क्वेश्चन पकड़ा जाए तो मजा आ जाए, है ना। जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है उनको आनंद आएगा, क्योंकि मैं एक चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, एग्जामिनर का माइंड सेट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उसका ध्यान किस तरफ है ना। तो जहां पे एग्जामिनर का ध्यान है वहां पे हमारा भी ध्यान होना चाहिए, है ना। चलिए, तो इसके बाद ये तो हो गया एनवायरमेंट की थीम्स और हो गई डिजास्टर मैनेजमेंट की थीम्स। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं समझना, अब तक क्या हो रहा था, GS1 में जियोग्राफी के साथ, जैसे कि मैंने अपने थीम्स इन ज्योग्राफी वाले लेक्चर में भी बताया हुआ है वीडियो में, जियोग्राफी के साथ ये एनवायरमेंट की जितनी थीम्स मैंने बताई और डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी थीम बताई, इसको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लेता था। अब क्या हुआ है, स्पेसिफिकली GS3 में सिलेबस में आप देखोगे कायदे सर लिख दिया है एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं GS1 की बात करूं उसमें 3 सब्जेक्ट सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखे हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है और जियोग्राफी है। मतलब क्वेश्चन पूछने हैं टोटल 15, तो 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछेगा, 5 कल्चर के पूछेगा, 5 जियोग्राफी के पूछेगा, हो गए 15। उसी तरीके से GS2 में GS2 में भी 3 सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस हो गया, हो गए 15 क्वेश्चन है, 5 5 और 5, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो GS3 में कितने सब्जेक्ट है, GS3 में एक हो गया इकोनॉमी, GS3 में एनवायरमेंट को जोड़ दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, GS3 में है साइंस एंड टेक और GS3 में करंट अफेयर भी ऐड किया हुआ है। अब आप देखो 15 क्वेश्चन ही पूछने हैं, 15 क्वेश्चन पूछने हैं, 5 तो गारंटेड इकोनॉमी से पूछेगा, 5 तो गारंटेड साइंस एंड टेक से पूछेगा। अब बचे कितने, 5, 3 क्वेश्चन ही यहां से बनते हैं साहब, जस्ट 3 क्वेश्चंस, और यहां से करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन, हो सकता है करंट अफेयर को साइंस टेक से जोड़ दे। सो एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन गारंटेड आने हैं, और इनमें भी अगर मैं बाइफरकेट करूं, इस वजह से मैं बोल रहा था डिजास्टर मैनेजमेंट में एक ही क्वेश्चन बनता है, जो शुरुआत में मैंने बोला, जो लोग अंत तक वीडियो में बने हुए उनको पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। 3 क्वेश्चन मैंने जो बोले थे, एक क्वेश्चन जो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि 3 ही पूछने हैं, 2 तो एनवायरमेंट के पूछेगा ना, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू डिजास्टर मैनेजमेंट, कितना डिजास्टर करेंगे। सो एक यहां से क्वेश्चन, और वो भी टाइप्स ऑफ डिजास्टर में से ही मेरे को लग रहा है, अर्थ कोई क्या तो फ्लड, देख लेना एक आध तो आएगा। एनवायरमेंट में से पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज में से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ हो गए, एक वहां पे हो गए, सो 3 ही क्वेश्चन है, छोटा सिलेबस है, अच्छे से करके जाना है, लिमिटेड टॉपिक्स है। प्लीज प्लीज इस सब्जेक्ट में मार्क्स खींचना,
थीम्स कम है, सिलेबस छोटा है, प्रेडिक्टेबल है, तो इसमें मार्क्स खींच लेना साहब, क्योंकि ये दूसरों लोग इग्नोर कर जाते हैं, उनके पास ना डेटा होता है, ना कीवर्ड होता है, ना एसडीजी गोल उनको याद रहते हैं। आप कृपया करके इसमें एसडीजी गोल, गवर्नमेंट का डेटा, गवर्नमेंट की स्कीम्स, कीवर्ड्स, ये सब लिखिएगा। एसडीजी गोल याद नहीं है तो वीडियो देखो, याद करवा दूंगा, करके देखो एक बार, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन के लिए छोटा सिलेबस है, जबरदस्त। एक एक थीम के ऊपर 3-3 4-4 आंसर लिखो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आइडिया आएगा। क्लियर है सभी को? आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो फाइनली हम वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा प्रेडिक्शन हो गया, थीम देख लिया, फिर हमने एनवायरमेंट का प्रेडिक्शन कर लिया, थीम भी देख ली। सो फाइनली लास्ट अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया हुआ है तो जल्दी जल्दी से आप हमारे इंग्लिश मीडियम बैच में एनरोल करिए और इस नंबर पे फोन करिए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।